12वीं रसायन में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में, पी ब्लॉक के तत्व। उसमें मैं बता रहा था आपका समूह 15 के तत्व। अब यहाँ पे समूह 15 के तत्व के भौतिक गुणों को लिखो करके, तो दो भौतिक गुण बताया था, भौतिक अवस्था और गलनांक और क्वथनांक बताया था आप लोगों को। अब हम इसमें करना है धात्विक गुण, तीसरा शायद पॉइंट था धात्विक गुण, धात्विक गुण। ठीक है, तो आप लोग समझते हैं समूह 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ था। तो बेटा इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु है, मैं रीजन बताऊंगा क्यों अधातु है। नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु है, आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु हैं, ठीक है, और बिस्मथ है वो धातु है। अब ये क्यों है? तो धातु अधातु की परिभाषा आप लोग पढ़े हैं। अधातु वे है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, और धातु वे है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं। 11वीं में ये भी पढ़े हैं, किसी समूह में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, मतलब नीचे के तत्व तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, तो जाहिर है आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएंगे। तो किसी समूह में ऊपर से जब आप नीचे जाते हो तो धात्विक गुण बढ़ता है, बिल्कुल कॉमन चीज है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता है और ऋण विद्युता का मान भी कम होता है। ठीक है, तो ऋण विद्युता मतलब आप लोग साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता। तो आप लोग लिखेंगे उसके जवाब में, ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें धात्विक गुण में? मैं बोल रहा हूँ नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है? अधातु हैं, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु हैं और बिस्मथ धातु है। क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता घटती है, विद्युत ऋणता घटती है तथा आयनन ऊर्जा का मान भी घटता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में क्या होती है? वृद्धि होती है, लिख सकते हो। अतः ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में क्या होती है? वृद्धि होती है, समूह में, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाए। ठीक है, तो जाहिर है बेटा ऊपर से नीचे जाओगे तो विद्युत चालकता भी बढ़ेगी। क्यों? धातु है नीचे का, ऊपर का धातु है, धातु कुचालक होता है और धातु सुचालक होता है। तो इसको कई तरीके से आपको दे सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। बुक में आप देखना चाहें तो पेज नंबर 422 में है। अगला है अपर रूपता, अपर रूपता। तो कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, उसको आप अपर रूपता कहते हो। जैसे छोटी क्लास में पढ़े हैं कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ये अपर रूपता है। तो अपर रूपता आप लिख सकते हैं डिफिनेशन बेस करके, कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं, और इस गुण को क्या कहते हैं? अपर रूपता। ठीक है, तो नाइट्रोजन और बिस्मथ है, नाइट्रोजन और बिस्मथ है, अपर रूपता प्रदर्शित नहीं करते हैं। नाइट्रोजन और बिस्मथ के कोई अपर रूप नहीं होते बेटा, वो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ही पढ़े होंगे, कोई और आपका किसी रूप में आप लोग नहीं पढ़े होंगे, एक ही रंग रहेगा, एक ही उसमें रहेंगे। बिस्मथ भी आपका धातु है, उसका भी कोई अपर रूप नहीं है। अब बीच में बच गए फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इनके अपर रूप होते हैं। फास्फोरस के 2 अपर रूप होते हैं, सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस। आप लिख सकते हैं फास्फोरस के 2 अपर रूप, 2 अपर रूप, अपरूप होते हैं। क्या बताया? लाल फास्फोरस और सफेद फास्फोरस, 2 अपर रूप होंगे फास्फोरस के, लाल और सफेद।
फास्फोरस के बाद आर्सेनिक। आर्सेनिक के 3 अपर रूप होते हैं आपके, पीला, भूरा, लाल। पीला रंग का होता है, भूरा रंग का होता है और लाल रंग के होते हैं आर्सेनिक, ठीक है ना। पीले रंग का होता है पीला आर्सेनिक, भूरा आर्सेनिक और लाल आर्सेनिक आपके होंगे। वैसे एंटीमनी के 4 अपर रूप होते हैं, ठीक है। तो वो 4 अपर रूप होते हैं आपके, काला एंटीमनी, पीला एंटीमनी, धात्विक एंटीमनी, विस्फोटक एंटीमनी। धात्विक एंटीमनी, विस्फोटक एंटीमनी, काला एंटीमनी और आप लोगों का पीला एंटीमनी आप लोगों का होता है। तो जो धात्विक एंटीमनी है क्रिस्टली होते हैं, उसको क्रिस्टली एंटीमनी भी बोलते हैं। और विस्फोटक वाला अक्रिस्टली पदार्थ होता है, अक्रिस्टली एंटीमनी बोलते हैं आप लोगों का। और लाल और पीला तो आपके रंग से ही पहचाने जाएंगे। तो आप लोगों का फास्फोरस के 2 हैं आपके, आर्सेनिक के 3 और एंटीमनी के 4 अपर रूप होते हैं, ठीक है। आप लोगों का अपरूप क्लियर है। कोई तत्व 1 से अधिक रूपों में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। तो ये अपरूप के बारे में बोल देंगे। अब श्रृंखला, 5वां पॉइंट शायद 5 आधार पे बोला हूं। अब बात करेंगे श्रृंखला, जिसको केटेशन कहते हैं। तो कोई तत्व बेटा आपस में जुड़कर यदि लंबी श्रृंखला बनाते हैं, कोई भी तत्व आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाते हैं तो इसको केटेशन या श्रृंखलन कहते हैं। जैसे कार्बन सबसे ज्यादा श्रृंखलन करता है बेटा, हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, पता नहीं बहुत ज्यादा कार्बन कार्बन जुड़ जाते हैं। हीरा और ग्रेफाइट में भी कार्बन काफी आपस में जुड़े रहते हैं, ये श्रृंखलन है, ठीक है। जैसे मीथेन की बात, ब्यूटेन की बात करूं तो 4 कार्बन आपस में जुड़े रहते हैं, तो 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई, ठीक है। तो कार्बन को छोड़ दीजिए, हमारी पढ़ाई का नहीं है। श्रृंखलन की डिफिनेशन क्लियर है केटेशन की। कोई तत्व आपस में जुड़कर यदि लंबी श्रृंखला बना सकते हैं तो इसको क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। तो बेटा श्रृंखलन आपके इस समूह में श्रृंखलन बहुत कम दिखाते हैं, केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस श्रृंखलन दिखाता है। नाइट्रोजन में क्योंकि 3 बंध बन सकता है तो नाइट्रोजन के परमाणु ज्यादा से ज्यादा 3 परमाणु जुड़ सकते हैं श्रृंखलन में। नाइट्रोजन के बांध में भी नियंत्रित नहीं किया हूं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के अधिक से अधिक 3 परमाणु श्रृंखलन में जुड़ सकते हैं और फास्फोरस के ज्यादा से ज्यादा आपके 4 परमाणु है वो श्रृंखलन में जुड़ सकते हैं आपके, ठीक है। तो साथ में भी लिख सकते हैं कि समूह के तत्व श्रृंखलन नहीं दिखाते हैं, केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस ही कुछ बहुत सीमित मात्रा में श्रृंखलन प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है आप लोगों का। ये हमने भौतिक अवस्था देखे, गलनांक देखे, धात्विक गुण देखे, अपरूपता देखे और श्रृंखलन प्रवृत्ति देख लिए भौतिक गुण में समूह 15, ठीक है। अब हम समूह 15 के रासायनिक गुण देखेंगे। तो आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है बेटा, समूह 15 के तत्वों के रासायनिक गुणों का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला, ऑक्सीकरण अवस्था। हर समूह के ऑक्सीकरण अवस्था पे आप लोग फोकस करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न इससे बन सकते हैं। पहला ऑक्सीकरण अवस्था, दूसरा अधिकतम संयोजकता, अधिकतम संयोजकता, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा रासायनिक क्रियाशीलता, रासायनिक क्रियाशीलता क्वेश्चन बना लेंगे। चौथा अपन डिस्कस करेंगे इसमें हाइड्राइडों का बनना, मतलब हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे, हाइड्राइडों का बनना। और पांचवा हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। थोड़ा कुछ बड़ा जरूर हो सकता है, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। इनको और बाद में देखेंगे, खासकर हाइड्राइडों की क्रियाशीलता को और बाद में अपन डिस्कस करेंगे। ये 5 बिंदु के आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे
समूह 15 के तत्वों की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा ऑक्सीकरण अवस्था की। तो आप लोग जानते हैं कि समूह 15 के तत्वों के अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो बेटा वो अपने अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूर्ण कर सकता है। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -3 भी हो सकती है। इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं बताया था NH2 Np में आपके 3 होते हैं। अंतिम कोष में आपके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतिम कोष में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा नाभिकीय आवेश बढ़ने पर ये अंदर का इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंध जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बस निकल सकते हैं। तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखा सकता है। लेकिन यदि नाभिकीय आवेश कम है, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस में, तो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो +5 भी दिखा सकता है अष्टक पूरा करके। ठीक है, -3 और +5 तो दिखाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा करेगा या 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अष्टक पूरा करेगा, तो -3 और +5 तो हो गया। इसके अलावा यदि नाभिकीय आवेश अधिक है तो वो ये इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रॉन है बेटा नाभिक से बंध जाएगा। अंतिम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है पी कक्षक का वही निकलेगा नाभिकीय आवेश बढ़ने पर। तो यहाँ 3 कैटेगरी हो गए, -3 ऑक्सीकरण अवस्था, +3 ऑक्सीकरण अवस्था, +5 ऑक्सीकरण अवस्था। तो आप लोगों को लिखने हैं कि समूह के तत्व -3, +3 या +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं। -3 ऑक्सीकरण अवस्था केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि ये अधातु हैं, इनकी ऋण विद्युता अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन आसानी से बना सकते हैं। तो -3 ऑक्सीकरण अवस्था कौन दिखाएंगे? केवल नाइट्रोजन और कौन? फास्फोरस। +3 ऑक्सीकरण अवस्था आपके दिखाते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित कर सकते हैं, परंतु ये अस्थायी होता है। इसका कारण ये है कि इन कक्षकों में क्या होता है? अधिक नाभिकीय आवेश अधिक होता है। तो इस कक्षक के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, या उनके लिए आयनन ऊर्जा बहुत अधिक पड़ेगी आपकी। वो नाभिक से आकर्षण से बंधे रहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो बाहर नहीं निकलते आसानी से। तो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +3 होती है। ठीक है, अब +5 को जनरली नाइट्रोजन ही +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है आपका। इसी का केवल +5 ऑक्सीकरण अवस्था आपका क्या होता है? निश्चित स्थायी होता है। इसका कारण ये है कि इसके नाइट्रोजन में नाभिकीय आवेश अपने समूह में सबसे कम होता है, तो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों के लिए आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, और अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों के बीच में आयनन ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है। तो नाइट्रोजन है वो +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। कभी कभी फास्फोरस भी +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन इसका भी +5 ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? अस्थायी होता है। ठीक है आप लोगों का। तो इस प्रकार से आप लोग डिटेल देंगे ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। मैं रिपीट बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन और फास्फोरस -3 तत्व दिखाता है प्रायः, और इधर के तत्व +3 और नाइट्रोजन और फास्फोरस +5 भी दिखा सकते हैं, परंतु नीचे के तत्व +5 अवस्था नहीं प्रदर्शित करते हैं। कर भी रहे हैं तो अस्थायी होता है, आसानी से किसी से क्रिया करके वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में चेंज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह को ग्रहण करके। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अधिकतम संयोजकता। ठीक है, तो अधिकतम संयोजकता मैं पहले ही बोल दिया हूँ। संयोजकता का मतलब होता है कि कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करके या ग्रहण करके अपने अष्टक को पूरा करता है उसको अपन अधिकतम संयोजकता कहेंगे। ठीक है,
तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की संयोजकताएं प्रायः 3 होती हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस की संयोजकता प्रायः कितनी होंगी? 3 होती हैं। ठीक है, क्योंकि NH3 हुआ बेटा, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता हो गई आपकी 3 हो गई। लेकिन आपको पता है कि अमोनियम आयन भी बनता है, तो इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता 4 हो गई। लेकिन ये तो 3 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण किया है बेटा, हाइड्रोजन ही नहीं। तो नाइट्रोजन 3 संयोजकता प्रदर्शित करता है, क्योंकि बेटा इसके अंतिम कोश में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन से साझा करके ये 3 बंध बनाएंगे। लेकिन आगे के जो तत्व हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनकी संयोजकता ज्यादा होती है। फास्फोरस, एंटीमनी है 5 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, या नाइट्रोजन को छोड़ के नीचे के तत्व है बेटा 5 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें रिक्त डी कक्षक पाया जाता है। इससे काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा। मैं बना सकता हूं क्वेश्चन, भैया NCl3 बनता है, NCl5 क्यों नहीं बनता है? ऐसे PCl3 और PCl5 दोनों बनता है, क्यों? तो बेटा NCl3 बनेगा क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक ये हो गया। इनके परिकक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, तो क्लोरीन के एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से साझा करेंगे और NCl3 बनाएंगे। अब ये कक्षा नंबर 2 है, उसके बाद कक्षा नंबर 3 आ जाता है। तो उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा पा रहे हैं, अगली कक्षा में नहीं जाता बेटा, उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में जाता है। तो चूंकि इसमें अगली कक्षा मौजूद नहीं है, अगली कक्षा जनरली डी कक्षा ही होता है, खाली रहेगा तो रिक्त डी कक्षक नहीं होता है नाइट्रोजन के संयोजी कोश में, तो NCl5 नहीं बनता। अब PCl3, PCl5 दोनों बनता है। फास्फोरस 15 1s2 3s2 बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d खाली रहेगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके PCl3 बनेगा। अब उत्तेजित अवस्था में आता है तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जा सकता है, सब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। एस में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, पी में आए एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और डी में भी बेटा आपका एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। 1 2 3 4 5, अब 5 कैरियर क्लोरीन परमाणु से साझा कर सकता है। तो रिक्त डी कक्षक होने के कारण आपकी इसकी PCl5 बन सकता है, मतलब इसकी संयोजकता 5 हो सकती है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों का नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3, ठीक है। लेकिन नीचे के तत्वों की संयोजकता 5 होती है, क्योंकि इसमें रिक्त डी कक्षक पाया जाता है। ठीक है, परंतु आर्सेनिक और एंटीमनी जो हैं उनकी संयोजकता 6 भी पाई जाती है। इसमें sp3d2 संकरण कहीं कहीं पाया जाएगा, तो एंटीमनी और आर्सेनिक की संयोजकता कहीं कहीं 6 भी होती है। तो ये आप लोगों की संयोजकता के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, आगे के रासायनिक गुण के बारे में कल चर्चा करेंगे। ज़्यादा हो जाता है, आप लोग साथ में पढ़ाई करिए।